चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री 2025 का क्वेश्चन बैंक हल करेंगे, जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या 22। इसमें 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न हुआ। अयस्क के सांद्रण की विभिन्न विधियों का चर्चा करें। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर अयस्कों का सांद्रण जानेंगे कि अयस्कों का सांद्रण होता क्या चीज है। तो अयस्क कहते किसको है, जो हमारे खनिज से पदार्थों को निकाला जाता है उसको अयस्क कहते हैं। और खनिज से निकाले गए जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सोना हो गया और सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, ये सब हमारे पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किए जाते हैं, जहां पर यह प्रचुर मात्रा में होते हैं उपलब्ध। और उन्हें जब हम निकालते हैं तो उसमें एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, इन सब तत्वों में, इन सब पदार्थों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिली होती है। तो उस अशुद्धियां को दूर करना ही सांद्रण कहलाता है। जैसे यदि बालू में कंकड़ मिला है तो कंकड़ को बालू से हम अलग कर देते हैं, तो वह एक प्रकार का सांद्रण है। जिस प्रकार से चावल है, चावल में धान मिला होता है, धान को अलग चावल से कर दें तो वह एक सांद्रण है। उसी प्रकार से यहाँ पर अयस्कों का सांद्रण यहाँ पर देखना है। तो अयस्क का मतलब जो खनिज से निकाला जाता है पदार्थ, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें हैं। जो इनका अयस्क का नाम बॉक्साइड होता है। जब बॉक्साइड से जब एल्युमिनियम को निकाला जाता है, यानी खनिज से बॉक्साइड, बॉक्साइड का जब शुद्धिकरण कर देते हैं तो वो बन जाता है एल्युमिनियम। तो इस प्रकार से जब अयस्कों में जो अशुद्धि मिली है, उस अशुद्धियां को हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। और उसको जब हम अलग कर देते हैं तो वह पदार्थ शुद्ध बन जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं सांद्रण। जिस तरीका से हम करते हैं उसको शुद्ध, तो वह क्या होता है, अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। इस प्रकार से हम इस अयस्कों के सांद्रण में हम लोग कुछ यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विधियों की चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा का है फेन प्लावन विधि। और इन सब विधियों के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, जबकि ये भी अयस्कों का सांद्रण करने का ही एक विधि है। इसमें पहला विधि को हम देखेंगे, गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है। तो यह विधि अयस्क में मिली हुई अशुद्धि के घनत्व के अंतर पर निर्भर करती है। यानी गुरुत्व पृथक्करण जो विधि है, जो अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां हैं उसके घनत्व पर निर्भर करती है कि कितनी अशुद्धियां उस अयस्क के साथ मिली है। जब उस अयस्क में अशुद्धियां की मात्रा अधिक होता है तो अयस्क को सबसे पहले हम करते क्या चीज है, तो उसको जल में घुला देते हैं। और जल में जैसे ही घुलाते हैं तो जल में घुलाने के बाद उसको हम तेजी से चलाते हैं, और चलाने के बाद उसको तीव्र गति से विक्षोभित का मतलब प्रवाहित करना, एक सीढ़ी नुमा स्वतः से उसको तेजी से गिराते हैं, ताकि जो उसमें अशुद्धियां हैं वो जल के साथ बाहर चली जाए और जो शुद्ध पदार्थ है वह सीढ़ियों पर जाकर क्या करे, बैठ जाए। तो गुरुत्व पृथक्करण विधि है, इस विधि के तहत अयस्क में मिलने वाले अशुद्धियां हैं उसके घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। यदि अशुद्धियां इसमें ज्यादा है तो सबसे पहले अयस्क को जल में घुला देते हैं, और जल में घुलाने के बाद उसको
यानी तीव्र गति से एक सीढ़ी नुमा स्वतः से गिराते हैं, और जब गिराने के बाद जब उसको गिराते हैं तो जल के साथ जो अशुद्धियां होता है वो बाहर चला जाता है, और उसके बाद जो शुद्ध पदार्थ है उस सीढ़ी के सतह पर जाकर के बैठ जाता है। इस तरह से जो गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि है, यह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है इस विधि से। अब इस विधि के द्वारा जो अयस्क का सांद्रण होता है वह है ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क। इन सब जो ऑक्साइड और कार्बोनेट है, इन दोनों अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि द्वारा किया जाता है। अब अगला है फेन उत्प्लावन विधि। अब इस विधि द्वारा जो सल्फाइड अयस्क है उनको जब खनिज से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है अयस्क में, तो उसको हम तोड़ करके महीन बनाते हैं। महीन के मतलब हम छोटे छोटे कण में चूड़ बनाते हैं, और चूड़ बनाने के बाद एक ऐसा टैंक बनाते हैं, और टैंक में इसमें जल मिलाते हैं, और इसमें जल रहता है, जल भर लेते हैं इस टैंक में, और इस जो अयस्क है उसके चूड़ को छोटे छोटे करके इसी में डाल देते हैं। और डालने के साथ साथ इसके साथ हम यहाँ पर तारपीन का तेल, जल और तारपीन का तेल या पाइन का तेल के साथ सोडियम कार्बोनेट को इसमें डालते हैं। जल, तारपीन या पाइन का तेल और सोडियम कार्बोनेट को मिला करके इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर तेजी से हवा प्रवाहित करते हैं। तेजी से हवा प्रवाहित जब इसमें किया जाता है तो जो अशुद्धियां होती है वो नीचे चली जाती है, और जो शुद्ध पदार्थ है वो झाग के रूप में ऊपर चला जाता है। तो उसे छान करके सुखवा दिया जाता है, और उसके बाद उसका इस प्रकार से शुद्धिकरण हो जाता है। जो अशुद्धियां होती है यहाँ पर पेदी पर बैठ जाती है। इस तरह से फेन उत्प्लावन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। और इस विधि द्वारा कॉपर पैराइट और जिंक ब्लेंड के साथ गैल्ना, इन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पर हम लोग अब चुंबकीय सांद्रण विधि का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर होता क्या चीज है, चुंबकीय सांद्रण विधि में एक जो पहिए वाला, चरखी वाला एक हमारा उपकरण होता है, मशीन होती है, और यह जो बना होता है चुंबक का होता है, और एक पट्टा के माध्यम से चलने वाला एक सिस्टम होता है। इसमें होता क्या है कि चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा लौह पदार्थ का सांद्रण किया जाता है। लौह पदार्थ का यानी लोहे जो पदार्थ है उसमें जब उसको हम अयस्क खनिज से निकालते हैं तो उसके अयस्क में मिली हुई अशुद्धियां को दूर करने के लिए हम तो यहाँ पर हम लोग चुंबकीय सांद्रण विधि को देखेंगे। जो चुंबकीय सांद्रण विधि है, इस विधि द्वारा लौह पदार्थों का सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो खनिज है, खनिज से जब लौह पदार्थ को निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियां मिली होती है। जैसे टीन है, स्टोन है, तो एक वोल्फ्राम का मतलब ऐसा बनाने एक सिस्टम होता है, एक मशीन होती है। ऊपर एक इसमें लगा हुआ एक टीन होता है, जहां पर इस सिस्टम में चरखी द्वारा पट्टे के सहारे नाचता है, और यही में लोहे को जो छोटे छोटे चूड़ में लोहे को छोटे छोटे चूड़ में तोड़ करके लोहे को छोटे छोटे चूड़ बनाते हैं, और बनाने के बाद उसे इस चूड़ को इसी में गिराते हैं। तो इस चरखी के द्वारा यह यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर चुंबकीय जो चरखी है इसके पास आता है, और आने के बाद जो लौह पदार्थ होता है वो
चला आता है नजदीक, ये चुंबक के द्वारा खींच लेता है, ये चक्की से खींच कर यहाँ गिरा देता है, और जो इसमें अशुद्धियां मिली है ये दूर जाकर के गिर जाता है। इस तरह से इस जो लौह पदार्थ है उसमें जितनी भी अशुद्धियां मिली होती है, इसी प्रकार से अशुद्धियां दूर चली जाती है और शुद्ध पदार्थ इस टैंक में आकर, बर्तन में आकर के गिर जाता है, और इस तरह से उस पदार्थों का सांद्रण हो जाता है। तो इस प्रश्न का अयस्कों का सांद्रण से आप क्या समझते हैं, वो परिभाषा दिया गया, यानी सांद्रण क्या है, तो अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण है। फिर आगे पूछा था अयस्कों के सांद्रण की विधियां, इसमें विभिन्न विधियां पूछा था, तो इसमें क्वेश्चन में जो हमें 1 2 3 आ रहा है वो विधियों का हम इसमें वर्णन कर देंगे। जैसे पहला में हम लोग किए थे, पहला जो आया हुआ था वहां पर हम लोग किए थे, फिर उसमें गुरुत्व था, फिर उसके बाद फिर प्लावन था, फिर चुंबकीय सांद्रण विधि था। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न में 3 विधियों का जवाब दिए, और इस तरह से क्वेश्चन का एक संपूर्ण 5 नंबर का उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन बैंक का केमिस्ट्री 2025 का पेपर क्लास 12 का हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 23 को यहाँ पर हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 23 में क्वेश्चन 2 दिया है। ए में दिया है मेथेनोइक अम्ल एवं एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखना है, और क्वेश्चन नंबर बी जो बी दिया है, बी में IUPAC नामकरण करना है। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देंगे, और एक क्वेश्चन के जवाब में हम लोग मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे, उसके बाद बी देंगे। जब दोनों प्रश्न का जवाब दे देंगे तो 5 नंबर यहाँ से हमारा पूर्ण होता है। तो देखिए एक तरफ लिखे, देखिए अंतर लिखने के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, एक तरफ मेथेनोइक अम्ल और एक तरफ एथेनोइक अम्ल। अब यहाँ पर ये 5 नंबर में है, तो कोशिश हम ये करेंगे कि 5 लिख दें, नहीं तो आप 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर पहला हम लोग लिखे कि एल्डिहाइड, मेथेनोइक में एल्डिहाइड गुण दिखता है, जबकि एथेनोइक में नहीं होता है। दूसरा, इसमें टोलेन अभिकर्मक पाया जाता है, लेकिन एथेनोइक में नहीं पाया जाता है। तीसरा, इसमें फेलिंग विलयन, यह फेलिंग जो विलयन होता है उसे लाल कर देता है, लेकिन एथेनोइक नहीं करता है। चौथा, इसका यह HgCl2 के घोल के साथ, यानी जब मेथेनोइक अम्ल को मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो ये अवक्षेप देता है, ये अवक्षेप देता है, जबकि एथेनोइक जो अम्ल है यह नहीं देता है। पांचवा, इसमें मेथेनोइक अम्ल में अल्फा H के परमाणु नहीं दिखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन के परमाणु इसमें मेथेनोइक में नहीं दिखते हैं, जबकि इसमें दिखता है। देखिए आपने इसमें क्या देखा, अंतर वाले प्रश्न में आपको एक ही चीज अपने दिमाग में रखना है कि हम एक का यदि उत्तर लिखते हैं तो एक का जो उत्तर लिखते हैं उसी का नकारात्मक यदि हम दूसरा कर देते हैं तो वो दूसरे का उत्तर हो जाता है। तो इस तरह से अंतर वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड के लिए और हमें उत्तर देने में बहुत आसान होता है। जैसा कि इसमें आपने देखा, जितने भी हमने बताया केवल मेथेनोइक अम्ल के बारे में बताया, और एथेनोइक अम्ल में बस इसका नकारात्मक हमने लिख दिया। तो इस तरह से होता है ताकि आपको एक याद करना हो और एक उसका उल्टा, तो इस तरह से आपके माइंड में ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बैठ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग इसका IUPAC नामकरण देखेंगे। देखिए अब 23 का जो क्वेश्चन बी था जिसका IUPAC नामकरण लिखना था, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। CH3CH2NCH3। अब इसका हमको नामकरण करना है, तो नामकरण करने से पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर कार्बन और N और कार्बन दिया है,
एक कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की श्रृंखला है। अब इस श्रृंखला का हम अध्ययन करेंगे। तो यह एक लंबी श्रृंखला है और इसके बाद यहाँ पर जो मेथिल लगा हुआ है ये आपका शाखा है। शाखा इसी को प्रतिस्थापी बोलते हैं। जब प्रतिस्थापी बोलते हैं तो हम इस कार्बन का जो श्रृंखला है हम इस प्रकार से काउंटिंग करेंगे कि प्रतिस्थापी को नंबर कम मिले। तो इस प्रतिस्थापी को करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला के बारे में अध्ययन करेंगे कि श्रृंखला कैसी है। तो देखिए इस श्रृंखला में यदि हम देखिए तो कार्बन कार्बन और इसके बाद यहाँ पर जो आया हुआ नाइट्रोजन है, तो इसके बाद जो इस श्रृंखला से नाइट्रोजन जुड़ गया तो यह भी ये दोनों मिलकर के प्रतिस्थापी का रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पर हम इसका जब काउंटिंग करेंगे तो ऐसा काउंटिंग करेंगे कि इस प्रतिस्थापी को नंबर कम मिले। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 और 2। किसी स्टूडेंट का कहना है कि नहीं हम यहाँ से करेंगे तो एक गलत हो जाएगा ये पैटर्न, क्योंकि प्रतिस्थापी यहाँ पर जो लगा हुआ है वो इसे जो नंबर मिला हुआ है ज्यादा हो जाएगा। ऊपर से 2 और नीचे से करेंगे तो 1, तो 1 वाला आपका सही है। तब यहाँ पर हमने इसका नाम क्या पढ़ा, देखिए कार्बन कई गो है, कार्बन 1 2 गो है, तो 2 से क्या बना 8, 2 से कार्बन क्या बना 8। लेकिन इसको लिखने से पहले हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में हम चलते हैं, तो प्रतिस्थापी में एक मेथिल और एक मेथिल यहाँ पर है, तो 2 मेथिल हुआ। ये जुड़ा किससे, यन से। तो यहाँ पर क्या एक यन से ए जुड़ा है, एक यन से ए जुड़ा है, इसलिए यन यन। यहाँ पर ए यन से एक मेथिल जुड़ा है, इसी यन से ए, तो मेथिल 2 गो है, तो यहाँ पर यन यन, और ये 2 है इसलिए डाई, और ये मेथिल है इसलिए मेथिल। अब जब इसको हम लिख लिए, इतना को पूरा हम लिख लिए, तो बचा हमारा क्या श्रृंखला, यानी 1 2। तो यहाँ कार्बन कितना है 2 है, तो 2 से 1, और इसके बाद यहाँ पर एमीन था, तो यही हो जाएगा एथेनामीन। इस तरह से इसका IUPAC नामकरण हुआ। अब यहाँ पर हम चलते हैं, तो इसकी श्रृंखला को देखते हैं जिसमें कि हमको प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो प्रतिस्थापी यहाँ जुड़ा है, तो इसका काउंटिंग इधर से करते तो 2 हो गया, इधर से करते तो 1 1 2 3 हुआ, इधर से करते तो 1 2 3 हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिस्थापी है ब्रोमो है, क्योंकि इस जो कार्बन है इसको श्रृंखला में हमने ऐड कर लिया, क्योंकि जो कार्यशील यहाँ पर मूलक है CONH2 ओ, इसमें आया हुआ कार्बन एक श्रृंखला में इसको ऐड किए हैं, तो इसलिए 1 2 3 इस तरह से जो हम लेते हैं काउंटिंग ये सही है। और ऊपर से लेते हैं तो इसको कितना मिला 3 नंबर मिला। यहाँ पर तो 2 2 ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर मिला 3 मिला, इसलिए रॉन्ग मेथड है ऊपर से। और नीचे से चलते तो इसको कम मिला और इसको भी कम मिला, हाईएस्ट नंबर मेथिल को लास्ट में मिला। तो इसलिए इसका सबसे पहले हम जब इसका काउंटिंग कर लिए तो 3, यानी कार्बन इसमें 3 है। तो अब हमें अब करना क्या है, प्रतिस्थापी पर नजर डालना है। तो प्रतिस्थापी इसमें क्या आया है ब्रोमो, तो हम सबसे पहले ब्रोमो को नंबर कितना मिला है 2 मिला है, तो 2 ब्रोमो। अब उसके बाद ये श्रृंखला में है, तो श्रृंखला में 3 है, तो 3 से प्रो। क्वेश्चन बैंक 2025 केमिस्ट्री क्वेश्चन संख्या 24 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 24 लिखे हैं और क्वेश्चन 24 को हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर जो 24 है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में हमको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें क्या हमसे मांगने का कोशिश किया है, उत्तर के रूप में हमसे क्या जानने का कोशिश किया है। तो इस क्वेश्चन में आपको कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित करना है, साथ में उसके वर्गीकरण। तो हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर पहला उत्तर इसका कार्बोहाइड्रेट का देंगे। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट हमें जो प्राप्ति होता है वह प्राकृतिक स्रोतों से होता है, जैसे पेड़ पौधा से होता है। इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है और इनसे हमें अनेक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर
कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा गया है कि प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक का बृहद स्रोत, बृहद का मतलब होता है बड़ा स्रोत, का एक समूह मुख्यतः पौधों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होना का मतलब हमें प्राप्ति होता है, जिससे हम पौधों से पाने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन काल में, साथ में मेडिसिन में किया करते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट या ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CxH2O होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो अणु, इसकी जो फार्मूला होती है CxH2O होता है। इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा का है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यही प्रश्न 2 नंबर में देता है। जब यह 2 नंबर में देता है तो इसका कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा और साथ में हम 3 जो प्रकार लिखे हैं यहाँ तक जवाब दे देते हैं तो हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे 5 नंबर के लिए चलेंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं कि जब प्रकार पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा देकर के 3 इसका प्रकार लिख देते हैं और छोड़ देते हैं। इस तरह से वो समझते हैं कि हमारा 5 नंबर का जवाब हो चुका। तो ऐसा गलती आप ना करें। अब यहाँ पर हम तीनों का क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि यानी मोनोसेक्राइड क्या होता है और यह कैसे हमारे लिए मौजूदगी होती है इसकी। तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड के बारे में परिभाषित करेंगे। तो देखिए मोनोसेक्राइड, अभी आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट है उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो मोनोसेक्राइड होता है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी मोनोसेक्राइड को बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। इसमें CHO एल्डिहाइड और CO कीटोन, ये जो एल्डिहाइड है और कीटोन के सरल यौगिक में जब हम कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं और वह अपघटित हो जाता है तो हमारा वह मोनोसेक्राइड नहीं होता है, और जब वह नहीं अपघटित होगा तो वह हमारा मोनोसेक्राइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने मोनोसेक्राइड के बारे में जाना कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे एल्डिहाइड और कीटोन में जब डाला जाता है तो यह अपघटित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। अब इस तरह से हमारा मोनोसेक्राइड का उत्तर संपन्न होता है। अब अगला आता है ओलिगोसेक्राइड। देखिए ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, तो ओलिगोसेक्राइड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब इसको हम जल में डालते हैं तो यह घुल जाता है और घुलने के बाद यह 2 या 10 मोनोसेक्राइड के इकाई को अवगत कराता है, यानी प्राप्त कराता है। वैसे कार्बोहाइड्रेट को हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। फिर अगला आता है हमारा पॉलीसेक्राइड। ये जो पॉलीसेक्राइड होता है, आपको यह एक प्रकार का वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे जब जल में डाला जाता है तो यह घुलने के बाद यह मोनोसेक्राइड के अनेक इकाई को प्रदान करता है, यानी इससे अनेक प्रकार के मोनोसेक्राइड बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। तो इस तरह से हमारा ये जो रहा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो इतना आप लिखें, गलती ना करें कि हम 3 प्रकार लिख दे छोड़ दें, तो ऐसे करने से प्रश्न क्या होगा, अधूरा बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न का हल है इसका हम लोग देखेंगे। 25 जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको समझना है, उत्तर से कहीं आपको ज्यादा ध्यान अपने प्रश्न पर देना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है और हम क्या उसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ 25 में पहला क्वेश्चन ए और बी यानी करके 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछ दिया है, जिससे छात्रों को यहाँ से छांटने की जरूरत नहीं होती है। जब यही प्रश्न एक लाइन में एक पूछता तो उसमें से छांटना पड़ता है कि पहला प्रश्न में क्या है, दूसरा प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा अलग अलग करके पूछा है।
पहला क्वेश्चन में कहा है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताएं। जो सर्का में पूछा है न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है, तो हम लोग सबसे पहले डीएनए और आरएनए के बारे में जानते हैं। यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी अधिकांश देता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आती है और साथ में यह बायो के भी जो सब्जेक्ट है उसमें भी पूछता है। तो इस तरह से हम लोग इसको जानेंगे कि हमें जहां पर इस प्रश्न आ जाए उसका उत्तर हम लोग आसानी से दे सके। तो चलिए देखिए, इसमें हमने क्या, जब अंतर वाला प्रश्न आता है तो अंतर हम लोग 3 देते हैं। यदि यही क्वेश्चन केवल 1 रहता, 5 नंबर में रहता, इसका हम लोग अंतर 5 लिखते, लेकिन इसमें 2 प्रश्न है इसलिए हम लोग 3 इसका अंतर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डीएनए तथा आरएनए में निम्नलिखित अंतर है, और इसके बाद एक हम लोग सारणी बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखेंगे आरएनए। तो डीएनए में देखिए क्या, अब देखते हैं हम लोग डीएनए में जो डी होता है यह ऑक्सी राइबोपेंटोज के रूप में पाया जाता है, यानी डीएनए डी ऑक्सी राइबोपेंटोज के रूप में पाया जाता है। जबकि यही आरएनए में हम आते हैं तो यहाँ पर ऑक्सी यहाँ पर नहीं होता है, खाली डी राइबोपेंटोज होता है। यही आपको थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए के 4, जब डीएनए में 4 अणु बनते हैं, वो अणु कौन कौन होते हैं, एगो एडिलीन, एगो थाइमीन, एगो ग्वालिन, एगो साइटोसिन होता है। यानी डीएनए में 4 अणु पाए जाते हैं। जबकि यदि बात आएगा आरएनए का, तो आरएनए में एक इसका एडोलिन, थाइमीन और ग्वालिन, ये 3 ही पाया जाता है। और साइटोसिन के जगह पर यहाँ पर यूरासिल पाया जाता है। इस तरह से ये दोनों में एक डीएनए अलग हो जाता है और आरएनए अलग हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं इसका तीसरा अंतर। इसमें देखिए पॉली न्यूक्लियोटाइड जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है, इसकी जो अस्तर होता है इसमें 2 पाया जाता है, इसमें 2 पाया जाता है। जबकि आरएनए में यह एकल ही इसकी श्रृंखला पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग एक समझ के साथ डीएनए और आरएनए में अंतर देखा। अब अगला क्वेश्चन इसका जो बी है, जो पूछा है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पर अरेंज किया है और इसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल होता क्या चीज है। तो देखिए बच्चे, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, और कोशिका के केंद्र में उपस्थित होने के कारण यह नाभिक में होता है, जिससे जो हमारा अनुवांशिक गुण होता है उसी का यह निर्माण करता है, जिससे क्रोमोसोम बनता है। तो हम यहाँ पर इसके बारे में देखेंगे, क्या इसके बारे में हम लोग अरेंज किए हैं, उस तथ्य को समझेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल जो है यह एक कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, जो अनुवांशिक के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसका अर्थ यही है कि यह हमारे जो कोशिका का केंद्र है उसी में उपस्थित होता है, और वहां पर उपस्थित होकर के यह जो अनुवांशिकता होता है, जिसमें पैतृक गुण, पुत्र का पैतृक गुण पाया जाता है, उसके लिए यह उत्तरदायित्व होता है, जिसके आधार पर हम लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की जानकारी को हासिल करते हैं। अब यहाँ पर इसी जो आनुवंशिकता का जो गुण को उत्तरदायित्व होता है, इसी के कारण यह क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम में आपने देखा होगा कि पुरुष में 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें यक्ष यदि है क्रोमोसोम तो यह स्त्री यानी लड़की का पहचान होता है, और यक्ष के जगह पर एक यक्ष के जगह पर वाई आ जाए तो यह लड़के का पहचान करता है। तो यह क्रोमोसोम, इसको क्रोमोसोम के भी नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन और इसके अलावे अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बना होता है न्यूक्लिक अम्ल, तथा इसके साथ में जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम इस तरह से पड़ जाता है। तो यह रहा एक न्यूक्लिक अम्ल का कंसेप्ट, और इस तरह से हम लोग जो क्वेश्चन संख्या 25 है, 25 में 2 प्रश्न, एक डीएनए और आरएनए, साथ में न्यूक्लिक अम्ल का उत्तर को जाने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 दीर्घोत्तरीय प्रश्न का यहाँ पर हल देखेंगे। इस प्रश्न में पढ़ करके समझेंगे कि क्या पूछा है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में अंतर
लिखें। पहला क्वेश्चन अंतर लिखना है, विद्युत रासायनिक और विद्युत अपघटनीय। दूसरा, किसी विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या महत्व होता है। तो इसमें पूछा है विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु के बारे में पूछा है। तो देखिए, पहले प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे, विद्युत रासायनिक सेल एक तरफ लिखिए और एक तरफ विद्युत अपघटनीय सेल। देखिए, यहाँ पर समझना है, बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कंफ्यूज करता है कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल होता क्या चीज है। यह जब नहीं समझ पाता है तो इससे संबंधित जो प्रश्न आता है उसका उत्तर देने में वह बहुत सारे लापरवाही कर जाता है। तो चलिए देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, पहला इसमें अंतर यही है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को यानी रासायनिक अभिक्रिया करा करके ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। अब इसी का उल्टा यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी फिर से समझिए, इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और ठीक इसी का उल्टा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इस तरह से हमारा पहला अंतर इसका समझ में आया। दूसरा का, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है स्वतः होती है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। अब दूसरा का है इसमें अंतर कि देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें धनात्मक जो इलेक्ट्रोड होता है यानी एनोड के लिए अलग होगा, कैथोड के लिए अलग होगा, इसमें एक ही होता है। तो एक हमें याद है तो एक का उल्टा कर देंगे तो ये आराम से इसका क्या हो जाता है, विपरार्थक दूसरा हो जाता है। अब इसका तीसरी बात, आपको हमेशा कंफ्यूज हो रहता है, कंफ्यूजन में ये रहता है कि कहीं एनोड को आप माइनस कहते हो तो कहीं एनोड को प्लस कहते हो, कभी कैथोड को प्लस कहते हो तो कैथोड को माइनस कहते हो। तो ये सबसे बड़ी आपका कंफ्यूजन यहाँ पर दूर होगा कि देखिए, जो विद्युत रासायनिक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड की जो बात करते हैं वो ऋणात्मक होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखिए एनोड माइनस होता है और जो कैथोड होता है वो प्लस होता है। अब इसी का उल्टा यदि हम विद्युत ऊर्जा सेल में यानी विद्युत अपघटनीय सेल की बात करें तो इसमें इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, एनोड इसमें प्लस हो जाएगा और कैथोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल के में अंतर के बारे में जाने। अब अगले क्वेश्चन इसका जवाब दिया जाएगा, विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या महत्व है। ठीक है, इस प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन, जो किसी विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या महत्व होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हम दो विलयन बनाते हैं एक पात्र में, एक पात्र है और इसमें दो विलयन हम बनाते हैं। हम दो विलयन में इलेक्ट्रोड को देखते हैं। देखिए, यहां पर ए जो होता है इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, जो यहां पर दिया है कि लवण सेतु, तो लवण सेतु का मतलब मान लिया जाए कि यहां पर एक इलेक्ट्रोड है और यहां पर एक इलेक्ट्रोड है और यहां से हम परिपथ यानी यहां से परिपथ यह प्लस को देगा, ये माइनस को देगा। तो यही जो लवण सेतु यानी इस विलयन में जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है, ये विलयन में इलेक्ट्रोड एक प्रकार का क्षार होता है और इलेक्ट्रोड एक प्रकार का तार होता है और वो क्षण के माध्यम से इसके अंदर से जो आयन होते हैं ये क्षण के माध्यम से परिवर्तित होते हैं, यानी यहां से बहते हैं और बह करके परिपथ में जाते हैं। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं इनको लवण सेतु से कॉम्बिनेशन का अर्थ यही होता है कि एक से आयन, एक विलयन से आयन और दूसरे विलयन से आयन, यह जो लवण सेतु है उसके माध्यम से परिपथ में गमन करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर विद्युत का परिचालन होता है, यहाँ पर विद्युत का परिचालन होता है। तो लवण सेतु का मुख्य यहाँ पर भूमिका ये होता है कि इसके कारण दो प्रकार के यदि विलयन है उनमें से यदि इलेक्ट्रॉनों का यानी आयनों का यदि रूपांतरण यदि जो क्रिया होती है वह लवण सेतु के माध्यम से ही होती है।
इसके बिना यह संभव नहीं है। जब तक आयन एक विलयन से दूसरे विलयन तक नहीं स्थानांतरित करेंगे तो इस तरह से हमारा विद्युत जो प्रवाह की घटना है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं उसके माध्यम से समझेंगे। क्योंकि देखिए लवण सेतु एक माध्यम होता है जो आयन एक विलयन से दूसरे विलयन में आयन का स्थानांतरण करता है, यानी एक से दूसरा में, दूसरा से एक में करता है। लेकिन दोनों विलयन मिश्रित नहीं होते। देखिए दोनों विलयन मिश्रित नहीं होते हैं। ए मिश्रण यहाँ पर है, ए मिश्रण यहाँ पर है। जो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रोड की वजह से होता है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं और इस प्रकार से लवण सेतु के कारण दोनों विलयन में विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यानी दोनों विलयनों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह विद्युत को प्रवाहित करने में कायम रहते हैं। यदि यह लवण सेतु इसमें प्रयोग न किया जाए तो इस परिपथ में या इस प्रकार के इलेक्ट्रोड के में जो बनाया गया माध्यम होता है उसमें धारा नहीं बह पाती है। तो इस तरह से हम लोग इस केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन 26 का हल यहाँ किए। तो आपसे आपको सलाह है कि इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से क्या करें, रिवीजन करें और इसको समझें और प्रश्न को जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं उसी प्रकार से लिख करके ट्राई मारें, ताकि लिखने से हैबिट बनती है और प्रश्न अपने आप हमारे माइंड में बन जाते हैं। और याद यहाँ पर आप करते हो तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए कठिनाई होगी, क्योंकि याद किया हुआ चीज माइंड में अधिक समय तक टिकता नहीं है। जितने आप इसको लिख प्रैक्टिस मारिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो थैंक यू।